सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था आप लोगों को, क्या CSET के लिए लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट जो आपका पेपर है, तो वो मैं यहाँ पे कैरी ऑन करने वाला हूँ। तो लीगल एप्टीट्यूड का ये फर्स्ट यहाँ पे आपका लेक्चर है जो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ बातें आगे कैरी ऑन करने से पहले आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, इट्स बिगिनिंग एंड आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर वंस अगेन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पूरा रेगुलर बैच यहाँ पे ये रहेगा, किसी भी नेचर का कोई भी यहाँ पे कोई कट शॉर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रिवीजन वाला पार्ट नहीं। इट्स एंटायर, यू कैन से द व्हाट, इट्स एंटायर बैच लीगल एप्टीट्यूड व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे। तो जो मैं आज यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूं, अब कुछ बातें मैं आपको पहले क्लेरिफाई कर देता हूं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम। एंड जिन लोगों ने नहीं किया, फटाफट ये सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब ये बैच रेगुलर इसी तरीके से चलेगा। और साथ ही साथ आपको अनाउंसमेंट सारी चीजें मैंने कर दी थी। PDF जिसको भी चाहिए, अगेन नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और अदरवाइज अगेन मैंने अनाउंसमेंट के टाइम पे भी मैंने नंबर बताया था। तो यू जस्ट डू वन थिंग, आपको अपना वहां पे व्हाट्सएप करना है, नेम बताना है, अगेन अटेम्प्ट कब है वो बताना है। वैसे तो नंबर अटेम्प्ट के लिए आपका बैच है, ध्यान रखना। अब लीगल एप्टीट्यूड के बाद अगेन मेरा सब्जेक्ट नेक्स्ट क्या होगा, दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यहाँ पे मैं लीगल एप्टीट्यूड में करा रहा हूं। हाँ, अब थोड़ा सा एक और चीज मैं बता दूं, मेरा एक्चुअली जो पूरा कंसर्न होता है और जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लॉ का जो पेपर है उस पर रहता है। CS की यदि मैं बात करूं, तो CS में मेरा पूरा जो फोकस है CS के लिए, वो जितने भी लॉ के पेपर हैं एग्जीक्यूटिव पे, आगे आगे प्रोफेशनल लेवल पे, वो मैं डिस्कस करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो फाइनली मैंने ये सोचा कि जितने भी CSET वाले बच्चे, अगेन उनको भी कहीं ना कहीं जो भी पेपर में CSET में पढ़ा सकूं, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे क्या करूंगा, आप लोगों से डिस्कस करूंगा। यस, और जिसमें से पहला यहाँ पे पेपर लीगल एप्टीट्यूड है, जो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो हम लोग यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड का जो फर्स्ट आपका टॉपिक है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, अब ये इंट्रोडक्टरी के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, PPT बना रखा है, और आप लोगों को इंट्रोडक्टरी सेगमेंट अगेन जो PDF है उसमें मिल जाएगा। और स्टिल यदि आपको लगता है कि PPT वाला जो सेगमेंट है ये भी हमें मिल जाए, तो अगेन आप उस पर क्या कर सकते हैं, उसी नंबर पे, सेम नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यस, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो हम लोगों को यहाँ पे कैरी ऑन करने। यस, ओवरऑल लीगल एप्टीट्यूड में इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट विच मींस लॉ रिलेटिंग टू द टॉर्ट, ये हम लोगों का पार्ट है। देन एलिमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट है, और साथ के साथ एक और टॉपिक आपका कंपनी सेक्रेटरी के लिए जो लॉ होता है, तो इट्स कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब लीगल एप्टीट्यूड का हर एक एक पार्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और जो पहला टॉपिक है, जो सबसे पहला, वो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, और विच इज नन अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फ्रेम। तो कैसे ये बनाया गया है, क्या क्या चीजें हुआ, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग पहले सारी चीजें यहाँ पे क्या कर लेना, जान लेंगे। एंड फिर उसके बाद इसके जो प्रोविजंस हैं, इसके जो आगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, हम वो कैरी ऑन करने, तो वो हम लोग आगे क्या करेंगे, फर्दर उसके अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करेंगे। बट आज के लेक्चर में मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एंड विच इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक एक टॉपिक का पहले हमें बेस क्लियर होना चाहिए। और जब हमारा बेस क्लियर हो जाएगा, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट अपने आप ही क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, एंड हियर वी हैव व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन करना है, एक एक बात को ध्यान से सुनना है। सुनना, जब आप सुनोगे तो वही आपके लिए क्या है, वही इनफ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक एक चीज यहाँ पे नोट करना, नहीं। जब आपको नोट में करवाऊंगा, जो भी फ्लो चार्ट्स वगैरह होंगे जो मैं बनवाऊंगा, अगेन वो आपको बनाना है। लेकिन साथ के साथ ऑलरेडी जो PDF होगा पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में होगा, टेबलर फॉर्म में होगा, तो वहां सारी चीजें आपको मिलने वाली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम एक और नाम देते हैं, इट्स भारतीय संविधान। Yes. So whenever we talks about the name of the Constitution of India, so one more specific name, so which we need to understand, it's Bharatiya Samvidhan.
तो इंडिया में जितने भी लॉस बनते हैं उसमें यदि कोई सुप्रीम लॉ है, जो सुप्रीम लॉ है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री, तो हमारे लिए यदि कुछ है तो वो सबसे पहले सुप्रीम लॉ की बात करते हैं। और जब हम लोग लॉ की बात करते हैं तो लॉ में कई सारी चीजें, कई सारे टर्म्स कवर होते हैं, एंड मैं डिस्कस करूंगा लॉ में क्या क्या चीजें कवर होता है, क्योंकि रीजन बीइंग वो हम लोग यहाँ पे अगेन, और इवन जब नेक्स्ट लेवल पे आप जाओगे एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे मॉड्यूल 1 में जीआईजीएल का जो पेपर है वहां पे लॉ अगेन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सबसे पहले कि लॉ में हम क्या क्या चीजों को इंक्लूड करते हैं। तो मैं उस पे एक लेक्चर डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग में डिस्कस करूंगा कि हम लॉ में क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं और होता है क्या है, उन सब की इंटरप्रिटेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों का फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए, एंड दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। और सुप्रीम यदि कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इट्स अ सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री, सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंट्री। तो जिसकी बात हम लोग करें तो नंबर 1 पे कुछ और आएगा नहीं आएगा, तो इसका मतलब है हमेशा हम किसकी हमेशा बात करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर देयर आगे। तो सर इस डॉक्यूमेंट में है क्या? द डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब, यस, डील्स, और इट्स ऑल अबाउट द व्हाट, लेड ऑन द फ्रेमवर्क, द नंबर ऑफ रूल्स which shows the limits, separate और distinguish what। इसका मतलब है रूल्स, लिमिटेशन, सेपरेशन एंड डिस्टिंग्विश की बात करें। बट किस चीज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? किस चीज के रूल की बात कर रहे हैं? तो सर वो रूल ऑफ लिमिटेशन, रूल ऑफ सेपरेशन एंड रूल ऑफ डिस्टिंक्शन, यस। बट वो जो रूल रखा गया है, जो प्रिंसिपल रखा गया है, जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो रूल है, वो अल्टीमेटली लिमिटेशन की बात कर रहा है, सेपरेशन की बात करता है, डिस्टिंग्विश करने की बात करता है, लेकिन किस चीज के रिगार्डिंग? नंबर 1, फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड। पहला पॉइंट, द रूल विच इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द लिमिटेशन, सेपरेशन एंड डिस्टिंग्विश की बात करता है। और वो क्या डिस्टिंक्शन? इट्स ऑल अबाउट द फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड। तो फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, फंडामेंटल जो आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर, वो क्या होगा? क्या लिमिटेशंस की बात करते हैं, क्या क्या उसमें सेपरेशन एस्पेक्ट की बात करते हैं, एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स। इट्स अ फर्स्ट। देन स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चर क्या होंगे? प्रोसीजर की बात करते हैं, हाउ द पर्टिकुलर रिक्वेस्टेड इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू बी फ्रेम्ड। व्हाट अबाउट द पावर एंड ड्यूटीज, कि हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैसा हो, उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए प्रोसीजर क्या होने वाला है, क्या क्या हम पावर्स देने वाले हैं, और क्या क्या अगेन along with the power duties will be there। तो this is again constitution of India। Next, fundamental duties, as we know that we have a fundamental duties। आगे जाके हम पढ़ेंगे वी हैव अ टर्म ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के साथ हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें। तो यहाँ पे जो ड्यूटीज लास्ट में दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। तो राइट तो है ही, राइट के साथ हम ड्यूटीज की बात करेंगे, इस पे आऊंगा अभी, इसकी रिगार्डिंग बात करेंगे। तो एक बात समझ में आ गया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एस्पेक्ट, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब ये सबसे रेलेवेंट पार्ट पहले ही हो गया। अब इसमें एक रखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आगे जाके हम डिस्कस करने वाले। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, यस। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वी हैव अगेन अ कॉन्सेप्ट, एंड व्हाट डज इट मीन? द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स व्हिच हैज बीन रिटन इन द प्रेम्बल, जो प्रेम्बल में लिखा हुआ है, तो उसको अगेन इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको अगेन उस चीज को एनफोर्स करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, अगेन इट्स अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इट्स अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। एंड व्हाट अबाउट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट? यस, कि सर आपको जो भी अगेन जैसे भी हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग, तो आपके पास हम वो क्या करते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अगेन यू कैन फ्रेम द डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज, and which will be known as directive principle of state policy, which means the direction as given through the constitution for the purpose of framing the different different principles, and the principle which has been framed by the state,
पढ़ेंगे आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन, तो वो अल्टीमेटली वो क्या होगा, तो अल्टीमेटली वो अगेन स्टेट को क्या करना है, फ्रेम करना। So that's why the name will become directive principle, which means the principle which is going to be framed in accordance with the direction as given through the Constitution of India. And why the direction is going to be given? For the purpose of achieving the objective of Constitution. And the objective of the Constitution कहाँ पे लिखा है? Preamble में लिखा है. Preamble में लिखा है, वो पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले एक बात समझ में आ गया कि सर अल्टीमेटली द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द रूल्स एंड जो क्या प्रेजेंट करता है, क्या शो करता है, लिमिट, अगेन सेपरेशन की बात करते हैं, डिस्टिंग्विश की बात करते हैं। सर ये क्या सेपरेट की बात करता है, आगे आएगा टर्म। तो फंडामेंटल कोड की बात करते हैं, पॉलिटिकल कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल रिगार्डिंग द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग हो गया, अगेन राइट्स क्या क्या होने वाले हैं हमारे, एंड देन डेफिनेटली ड्यूटीज की बात करते हैं, एंड अलोंग विद ऑल दीज थिंग्स yes we have a direction as given for the purpose of framing a different policies in order to achieve the objective of the Constitution of India। तो ये हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी बातों से डील करता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, गवर्नमेंट एस्पेक्ट से, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड, सिटीजन अगेन ड्यूटीज के रिगार्डिंग, एंड अगेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रिगार्डिंग। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके रिगार्डिंग हम यहां पे बात करने वाले। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, इट्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री का इस अर्थ पे सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कोई और नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है बेटा। इंडिया का वो सबसे बड़ा, अगेन आपको दिखेगा, तो पूरे अर्थ पे हम सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। यस, जो संविधान बनाया जाता है, हिंदी में संविधान की बात करते हैं, तो this is none other than you can say the Indian Constitution. It's the longest written constitution of the world. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा हमने डिस्कस किया कि ये सभी बातों के बारे में होने वाला है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली फ्रेम कैसे हुआ, अब उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। यस, क्योंकि रीजन बीइंग अभी कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या चीज, क्या अगेन प्रिंसिपल बनाया गया, क्या रूल है, वो तो हमने डिस्कस किया कि भाई किस चीज से रिलेटेड है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये, सर आप ये बताओ वो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली तैयार कैसे हुआ, मतलब वो सारे रूल्स, वो सारे नॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो आए, वो एक्चुअली कैसे बनाए गए, क्या किसी एक पर्सन ने बनाया, क्या ग्रुप ऑफ पर्सन ने बनाया, और वो पर्सन या फिर वो ग्रुप ऑफ पर्सन कैसे स्टैब्लिश किया गया, किसने उसको अपॉइंट किया, तो वो सारी कहानी। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय द असेंबली एंड विच इज नन अदर देन यू कैन से द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए एक असेंबली बनाई गई थी बेटा। There was an assembly and which is known as the Constitutional Assembly for the purpose of drafting the entire Constitution of India. भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक असेंबली बनाई गई थी, yes, which was elected by, yes, तो इसका मतलब असेंबली, जो असेंबली बनाई गई थी, yes, वो असेंबली में अगेन वो असेंबली किसने इलेक्ट किया, yes, elected, which was elected by elected member of provincial assemblies। जिसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो भी लोग थे बेटा, वो अल्टीमेटली जो प्रोविंशियल असेंबलीज में अगेन जो इलेक्ट हुए थे, हम उसकी बात करते थे। तो हम उसकी बात करते, जो प्रोविंशियल असेंबलीज बनाया गया था, तो अल्टीमेटली जो प्रोविंशियल असेंबली में लोग थे। सर ये प्रोविंशियल असेंबली क्या होता है, अब मैं बता रहा हूं। जैसे आज हम लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, अगेन ऐसे टर्म हम बात करते हैं, तो वैसे पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्रोविंशियल असेंबलीज होते थे, प्रोविंशियल काउंसिल की बात करते थे, ये ऐसे टर्म्स होते थे, ये ऐसे वो टर्म्स होते थे। उस टाइम पीरियड पे हम कोई लोकसभा, राज्यसभा और एंड यू कैन से द अदर टर्म्स की बात नहीं करते थे। तो वी हैव अ प्रोविंशियल काउंसिल, वी हैव अ प्रोविंशियल असेंबली, इस तरीके से होते थे। तो इसका मतलब यहां पे क्या है कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज में अगेन जो मेंबर्स थे, यस, वो जो मेंबर्स थे बेटा, तो अगेन उन सभी मेंबर्स को यहां पे क्या किया गया, उन सभी मेंबर्स ने अल्टीमेटली एक असेंबली मिलके बनाया, और उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि अल्टीमेटली यहां पे कौन कौन लोग होने वाले। और आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, इनिशियली जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो इनिशियली 389 मेंबर्स असेंबली विल बी was again were there. So 389 members were in the assembly,
389, बट इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन नंबर 389 वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और वो रिड्यूस हो गया कितना बना, 299। याद रखने वाली बात है ये वो पॉइंट है, ये वो सेगमेंट है जो आपको क्या करना है, यू जस्ट रिटेन। तो ओवरऑल जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया हमने तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 389 मेंबर्स थे, लेकिन जब डिवीजन हुआ बेटा, डिवीजन, और किसका डिवीजन ऑफ, यू कैन से द वर्ड, दो पार्ट में बट के क्या हो गया, पाकिस्तान और जब इंडिया बनाया गया। तो इसके बाद ये 389 जो था ये अपने आप ही यहां पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होना लाजमी है क्योंकि जो लोग अगेन जो पहले यहां पे जो चले गए, जो पाकिस्तान का पार्ट बन गए, वो अल्टीमेटली यहां से असेंबली से चले जाएंगे, तो अब वो रिड्यूस हो गया, कितना बन गया, 299, इतने मेंबर्स लगे। और इन्होंने कम से कम पूरा, आप इमेजिन करो, मतलब यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द टर्म कि एक पर्टिकुलर लॉ को बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने में, अभी ड्राफ्टिंग की बात करते हैं, फाइनल नहीं हुआ, अभी ड्राफ्टिंग की बात करते हैं, 3 years अप्रोक्सीमेटली लग गए हैं। अभी एग्जैक्टली आएगा कितने नंबर ऑफ डेज, वो सब कुछ पढ़ेंगे आप पेशेंट। तो अभी हम एक रफली यहां पे लेके चलते हैं कि सर 3 years, यू जस्ट इमेजिन 3 years time has been again given for the purpose of drafting a constitution of India. अब इसमें 11 सेशंस रखे गए जिसमें 165 डेज पीरियड, ओवरऑल अलग अलग सेशंस होते हैं ना, सेशंस जैसे पार्लियामेंट में हम सेशन की बात करते हैं, तो टोटल अभी सेशंस कितने होते हैं भाई, अगेन फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, फोर्थ सेशन, ऐसे कर, जैसे हम बात करते हैं ना सीएसईटी का एग्जाम होता है, अगेन नवंबर सेशन, अगेन इस तरीके से। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे सेशन रखा गया विद इन 3 years फॉर द पर्पज ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन और फॉर द पर्पज ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ओवरऑल 165 डेज का ये पीरियड रहा, 165 डेज, कि भाई एक सेशन में कितने नंबर ऑफ डेज के लिए वो सेशन था, इट्स अगेन उन टोटलिटी 165 डे पीरियड बोलते ओवरऑल। तो ड्राफ्ट हो गया, फिर डिबेट चाहिए, डिस्कशन चाहिए, इन सभी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, सेशन की बात करते हैं। जैसे पार्लियामेंट में याद है ना, पार्लियामेंट आप देखते हो लोकसभा एंड राज्यसभा, उसमें कोई भी लॉ होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर डिबेट डिस्कशन देखते हैं, तो वो 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 5 दिन चलता है, 10 दिन चलता है, इस तरीके से चलता है। तो वो पूरा एक सेशन नंबर ऑफ डेज का होता है, पूरा एक सेशन, मान लो 40 डेज का हो गया, मान लो फिर से अगेन पूरे साल में अगेन वापस से दोबारा एक सेशन आए, मान लो अगेन तीसरा सेशन आए, तो मान लो एक बार 40 डेज का हुआ, दोबारा भी 40 डेज का हुआ, तीसरी बार फिर 40 डेज का हुआ, जिसका मतलब 40 + 40 + 40 120 डेज का सेशन हो गया, पूरे के पूरे 120 डेज का पूरा पीरियड हो गया, और वो पूरे एक साल का। तो 3 साल में ऐसे ही सेशन रखे गए और वो 11 सेशंस रहे, और उस 11 सेशन में ओवरऑल जो नंबर ऑफ डेज का पीरियड था वो 165 डेज। यस, तो यहां पे 3 years में नंबर ऑफ अगेन सेशन कितने होते हैं ये याद रखना, एंड उस सेशन में अगेन ओवर ए नंबर ऑफ डेज की बात करते हैं 165। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अभी शुरुआत है, अभी तो ड्राफ्टिंग तक हम पहुंचे। अब ये रहा वो लिस्ट, ऑल्दो इट्स नॉट टू रेलेवेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, कुछ लोगों का नाम आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि रीजन बीइंग वो अगेन क्या हो सकते हैं, वो अगेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। मेंबर, अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाए गए, तो पहली बात कितने नंबर ऑफ मेंबर्स थे, 299, बट वो कब, आफ्टर पार्टीशन के बाद। कितने नंबर ऑफ ईयर्स लगे, अगेन 3 years की बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद कितने सेशंस थे, 11 सेशन चले। उसके बाद अगेन टोटल नंबर ऑफ डेज उस सेशन का जो पीरियड था वो कितना, 165 डेज का। यस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यस, अब जिसका नाम यहां पे और भी लोग हैं, बट मैं उनके नाम की हाईलाइट करता हूं जो हमारे लिए क्या है, रेलेवेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंबर में जो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है, भीमराव अंबेडकर। नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये नाम याद रखना, ये नाम याद रखना है, ध्यान रखना, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड।
क्योंकि ये नाम आपको क्या करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो यहां पे क्या बोला गया सर, मेंबर्स में हम बात करते हैं यहां पे किसके रिगार्डिंग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संजय पाकरे, देन वी हैव जवाहरलाल नेहरू, देन वी हैव अगेन यू कैन सी द नंबर ऑफ पर्सन्स ओवर देयर, राजा गोपाल अगेन चारी, गोपालाचारी ओवर देयर, यू कैन सी अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पर्सन यहां पे की फिगर जो अगेन मेन पर्सन थे वो यहां पर रखा, ये वो लोग थे जो अगेन यहां पे मेन थे। और ये 30 अगेन यहां पे अगेन क्या कर रहे थे बेटा, ओवर 30 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट क्लासेस जिसको बोलते हैं, यस। तो असेंबली में ये वो नेम थे जो अगेन जिसको बोलते हैं मोस्ट पॉपुलर पर्सन, जिसका अगेन समहाउ कहने की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं जिनके पास नॉलेज, जिनके पास अगेन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, हम उनकी बात करें। सो दे आर द की फिगर, दे आर द की फिगर। तो हम यदि बात करते हैं दे वर द की फिगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन असेंबली, जो बेसिकली 30 रिप्रेजेंटेटिव which had over 30 representatives over there of different class। तो ये सब के सब कहीं ना कहीं हम क्लास को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। सर ये बेसिकली किस क्लास के, शेड्यूल्ड क्लासेस की बात करते हैं। वी हैव अ डिफरेंट, और वैसे भी आपको पता है इंडिया में हम बात किसकी करते हैं, वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ द कास्ट रिजर्व, यस। एंड इट्स अगेन कई बार कई सारे लोगों को सही भी लगता है, जेन्युइन लगता है, वैलिड लगता है, एंड कई बार हम बात करें तो वो संभव कहने के गलत भी लगता है। तो ये हो गया सबसे पहले अगेन रिप्रेजेंटेटिव की हमने बात की। नेक्स्ट की बात करते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का यहां पर रिप्रेजेंटेटिव आपको दिखेगा, पारसीज के भी रिप्रेजेंटेटिव आपको दिखेंगे। अब वो ध्यान रखना आपको कौन कौन किसके किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, यस। फ्रैंक एंटनी एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद है पारसी, जो पारसीज लोग होते हैं उनके HP मोदी, ये आपके नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं। तो इसी तरीके से अगेन ये हो गया एंग्लो इंडियन का, फिर वापस से अगेन क्रिश्चियन असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव यहां पे आ गया बेटा, अच्छी अगेन क्रिश्चियन असेंबली वाइस प्रेसिडेंट ओवर देयर, जो अगेन माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, और अगेन एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन मतलब बेसिकली उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे। उसके बाद ऐसे ही गोरखा कम्युनिटी, दीज आर द कम्युनिटीज, दीज आर द अगेन, तो उन सभी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन, क्योंकि रीजन बिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना, तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी धर्म थे, जितने भी कम्युनिटीज थे, जितने भी कास्ट थे, उन सबको कंसिडर किया गया। इसका मतलब है उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव होना कंपलसरी है, क्योंकि दे अगेन व्हाट दे कैन डू, दे वर डेफिनेटली गिव द बेटर सजेशन। तो उन्होंने सबने क्या दिया, बेटर सजेशन दिया। और आज की यदि बात करें, डेफिनेटली वही सजेशन तो हम कैरी ऑन कर रहे हैं, क्योंकि रीजन बीइंग आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप उसको बेटर वे में समझोगे। आप उस पर्टिकुलर कास्ट से, तो आप बेटर वे में उसकी चीजों को समझ सकते हैं। तो आप उसको क्या करेंगे, बेटर वे में क्या करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू गिव द ओपिनियन, यू आर गोइंग टू गिव द रिकमेंडेशन ओवरऑल। उसके बाद जजेस, वी हैव फ्यू जजेस, यू कैन सी द नेम, वी हैव अगेन, तो जजेस भी क्या थे बेटा, अगेन असेंबली के मेंबर्स। We have Alauddin, we have again Benegal, we have KM again Munshi, then we have again Ganesh। तो ये कौन थे, ये सब के सब जजेस। तो ये भी क्या थे, they were also a part of the assembly। इमेजिन करो कितने लोग, वो 299 में कितने सारे लोग होने वाले। तो सर ये तो समझ में आ गया, कास्ट भी आ गया, अगेन कम्युनिटी भी आ गया, हम उसकी बात की, जजेस की आपने बात की। सर व्हाट अबाउट द फीमेल, यस वी हैव अ फीमेल आल्सो कर दिया, यस। देखो एक बात वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम यहाँ पे देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि हमें बोला जाता है इक्वालिटी, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, इवन आप सब लोग भी इस बात से एग्री होते हैं, इन रियलिटी इक्वालिटी सिर्फ नाम के लिए बहुत कम आपको इक्वालिटी दिखेगा। एंड दिस इज अ ड्रॉबैक, जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी शुड बी देयर नॉट ओनली इन पेपर बट इट्स अगेन इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, तो अगेन 100% होना चाहिए। तो वी हैव अगेन फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, यू कैन सी सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, देन वी हैव अगेन दुर्गाबाई, वी हैव अगेन अमृत कौर, विजय लक्ष्मी ओवर देयर।
तो वो अगेन फीमेल मेंबर्स की बात करते हैं, फीमेल मेंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि रीजन बीइंग अगेन व्हाट वी हैव टू डू, कुछ चीजें कुछ बातें हमें अगेन फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो फीमेल क्या करने वाला, उसको बेटर वे में समहाउ कहने की क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो दैट्स व्हाई द असेंबली आल्सो कंसिस्ट ऑफ few members and it's a female members. So we have already completed the again assembly part. जो असेंबली पार्ट था अगेन हमने नंबर ऑफ मेंबर्स में की एस्पेक्ट हमने पढ़ा, वो की एस्पेक्ट मैंने पढ़ा और वो की एस्पेक्ट पे आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी। अच्छा, जो फीमेल वाला पार्ट है अगेन वो भी ध्यान रखना, जो जज वाला पार्ट है अगेन वो भी ध्यान रखना, क्योंकि रीजन बीइंग डायरेक्टली यदि पूछा जाए सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेन वो चेहरे पे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। हमारे लिए वो 299 नहीं, हमारे लिए वो अगेन जो की फिगर्स हैं, वो जो अगेन माइनॉरिटी की बात करता है वो, तो उसी के बारे में यहां पे मैंने लिखा है, वो 299 के बारे में नहीं। हमारे लिए वो अगेन जो स्पेसिफिक आपको रिप्रेजेंटेटिव दिख रहे हैं, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब पूरा टाइमलाइन पे आते हैं, कब कब कैसे कैसे अगेन मीटिंग चलता रहा और कैसे कैसे सारी चीजें कैरी ऑन होती रही। फर्स्ट पार्ट 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946, the first part Constitutional Assembly was formed in accordance with the French practice. You just ignore it. The first point which we are going to again understand कि सर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया कब गया, तो 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी। तो whenever we talks about the again establishment of the Constitutional Assembly, so the date which we need to again retain, it's a 6 December 1946. 1946 आपको क्या करना है, अपने स्टूड ऑफ माइंड में बिठा देना है। नेक्स्ट 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुआ, सेम ईयर 1946, सेम ईयर फर्स्ट मीटिंग, एंड अगेन कहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हॉल है बेटा, जो आज उसको सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं, इट्स ए सेंट्रल हॉल ऑफ यू कैन से द पार्लियामेंट हाउस। तो जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन हॉल उसको नाम दिया गया था व्हाइल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कर रहे हैं, और पहली मीटिंग अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे बनता है कि पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की किस डेट पे हुई थी और कहां पे हुई। तो किस डेट पे हुआ था हमें अगेन याद रखना है, 9 दिसंबर 1946। कहां पे हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुआ था, जो आज किस नाम से जाना जाता है, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब पार्लियामेंट हाउस की बात करते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन जिसने उस असेंबली में एड्रेस किया, जिसने उस मीटिंग में एड्रेस किया, उसका नाम क्या था, जेबी कृपलानी। देन सच्चिदानंद सिन्हा बिकम द टेम्परेरी प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब ही ध्यान रखना कौन है, मतलब ये क्या बन गए बेटा, ये बन गए फर्स्ट पर्सन जिसने क्या किया, उस मीटिंग को एड्रेस किया। होता ना, एक पर्सन आता है जो अगेन सबको संबोधित करता है हिंदी में बोलते, उसको एड्रेस करना बोले, जो आता है वो कहता है कि भाई सो एंड सो पर्सन हमारे यहाँ पे अगेन ये लोग अगेन बैठे हुए हैं, ये है, ये इसको ये बनाया गया, इसको ये बनाया गया, उसको क्या बोलते हैं, एड्रेस करना, एड्रेस करने की बात करते हैं। जेबी कृपलानी, he was the first person to address the particular request of the meeting. Next, for a temporary period of time, टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत कम लोगों को इसके रिगार्डिंग पता होता है, बहुत कम लोगों को इसके रिगार्डिंग पता होता है, इसलिए ध्यान रखना। इट्स ऑल अबाउट द सच्चिदानंद सिन्हा, फर्स्ट टेम्परेरी, फर्स्ट तो नहीं बोलेंगे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाएंगे। यस, तो डिमांडिंग ए सेपरेट स्टेट, मुस्लिम लीग बाइकआउट दी वोट मीटिंग। अभी ऑब्वियस है ना भाई, 1947 में बंटवारे की बात करते ना, तो पहले अगेन आपको पता ना 389 की बात कर रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली डिमांड क्या किया गया, सेपरेट कंट्री, सेपरेट स्टेट की बात। अच्छा, एक चीज याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ना हम बेसिकली जब ओवरऑल कंट्री की बात करते हैं उसको भी स्टेट नाम दिया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 12 में ना स्टेट, तो ये यूपी, पंजाब, हरियाणा, हम इसकी बात नहीं करते अगेन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो तो हम नॉर्मली जानते ही हैं, लेकिन कंट्री एज अ होल उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्टेट, उसको भी स्टेट। आर्टिकल 12 में पढ़ाऊंगा, हैव पेशेंस। तो अल्टीमेटली फाइनली उस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने क्या किया, बाइकआउट कर दिया, बाइकआउट कर दिया कि भाई हम इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। बट व्हाई,
They were demanded at that point of time separation of a country and they actually उनके जो चाहते थे, उनकी इच्छा उन्होंने जाहिर की कि सर हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो उन्होंने सेपरेट स्टेट की मांग पहले मीटिंग में कर दी। फर्स्ट मीटिंग में सेपरेट स्टेट की उन्होंने मांग कर दी, पाकिस्तान जिसको हम नाम देते पाकिस्तान। तो फर्स्ट मीटिंग जो 9 ऑफ दिसंबर को यहां पे कंडक्ट हुआ, जिसको जेबी कृपलानी ने एड्रेस किया और टेम्परेरी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सच्चिदानंद सिन्हा जो प्रेसिडेंट थे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जितने अगेन मुस्लिम लीग के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, अगेन बाइकआउट कर दिया। एंड उन्होंने सिर्फ ये बात की कि सर हमें सेपरेट स्टेट मतलब सेपरेट कंट्री हमें चाहिए। 9 हो गया, चलो आगे हो गया, कहानी हो गया, डिमांड हो गया। नेक्स्ट फिर 11 ऑफ दिसंबर 1946 असेंबली ने फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया। यस, एंड H.C. मुखर्जी वाइस चेयरमैन, B.N. राव अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर, इनको बनाया गया। जो इनिशियली 389 को अगेन बात कर रहे थे, लेकिन अब वो 299 आफ्टर पार्टीशन। आउट ऑफ 389 292 अगेन गवर्नमेंट प्रोविंस की बात करते हैं, 4 चीफ कमिश्नर की बात करते हैं, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। इसका मतलब क्या है, देखो आज हम लोग कोई प्रोविंशियल काउंसिल की बात नहीं करते, आज कोई गवर्नमेंट आपका प्रोविंस की बात नहीं करते हैं, आज कोई चीफ कमिश्नर प्रोविंस की बात नहीं करते। नहीं तो पहले क्या होता था, इस तरीके से अलग अलग एरिया को हम क्या करते थे, प्रिस्क्राइब करते थे, जो अगेन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल बाय द कमिश्नर एंड कंट्रोल बाय यू कैन से द अगेन प्रिंसली स्टेट। तो जहां पे अलग अलग पर्संस का क्या होता था, कंट्रोल होता था, रेगुलेशन होता था, जहां पे अगेन वो मैनेज करते थे, वो उसको क्या करते थे, कैरी ऑन करते थे, उसको वो रेगुलेट करते थे। तो ये जो मेंबर यहां पे रखे गए वो अलग अलग एरिया से, तो वो कुछ ऐसे एरिया थे जिसको गवर्नमेंट प्रोविंस नाम दिया गया, कुछ ऐसे एरिया थे जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, कुछ ऐसे एरिया था जिसको हमने नाम क्या दिया, इट्स अगेन प्रिंसली स्टेट। तो यहां से क्या हुआ, वो सबके सब मेंबर। लेकिन ये तो बात करें किसके रिगार्डिंग, 389, लेकिन एट दी एंड बाद में कितने बचे, 299 बचे ना। तो रिमेनिंग जो लिखा हुआ ना, ये इतने अगेन उसको रिटेन हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल याद रखना 299 वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बिफोर पार्टीशन कितना था, इट्स 389। नेक्स्ट, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, H.C. मुखर्जी वाइस चेयरमैन, अगेन B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशनल लीग एडवाइजर। ये तीन नाम याद रखना, ये तीनों नाम याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। These are the 3 names which we again need to retain, which is the relevant part. तो अल्टीमेटली अब आगे, तो ये हो गया कब बेटा, 11 ऑफ दिसंबर को ये सारी कहानी हो गई। 11 ऑफ दिसंबर आपके दिसंबर को हो गया, एंड फाइनली इन लोगों को अपॉइंट कर लिया गया डिफरेंट पोजीशन पे, प्रेसिडेंट बना दिया गया, वाइस चेयरमैन बना दिया गया, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल अगेन लीगल एडवाइजर बना दिया गया। ये कहानी हो। देन नेक्स्ट 13th of December 1946 the objective resolution was presented by the Jawaharlal Nehru, laying down the underlying principle of the Constitution of India. This later became the preamble of Constitution of India. तो इसका मतलब क्या है, 13th of December को finally objective of the main purpose of the Constitution के जो हम बना रहे हैं वो रखा गया। This is known as objective resolution, कि सर ये रहा वो पर्पस जिसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोगों को इस पे क्या करना है, एग्री होना। तो किसने प्रेजेंट किया, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू उन्होंने ये प्रेजेंट किया। क्या हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको बनाने के पीछे सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है, तो हमें पहले उस ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करना पड़ेगा। और इसके लिए अगेन रेजोल्यूशन इज नथिंग ओवर देयर। रेजोल्यूशन, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, जब हमें किसी मैटर पे कोई डिसीजन लेना होता है तो उससे पहले मैटर को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। जब वो प्रेजेंट किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, एंड जो अप्रूव हो जाता है हम उसको फाइनल रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि सर हमें इस मैटर पर डिसीजन लेना है और फॉर अ टाइम में हमने क्या किया, उसको प्रेजेंट किया,
और जब वो डिसीजन हो जाएगा तो इसका मतलब मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे भी एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया एंड ये बोला गया कि सर अगेन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो लेइंग ऑन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है एंटायर प्रिंसिपल और रूल उसी ऑब्जेक्टिव पे डिपेंडेंट है, उसी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, डिपेंड करने वाला है। यस, एंड आगे जाके उसको बोला गया कि यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बनेगा, प्रेम्बल, और वही प्रेम्बल है एंड जो हम प्रेम्बल आगे पढ़ने वाले। तो द फर्स्ट अगेन इनिशिएटिव वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आगे चीजें पढ़ाने से पहले वी हैव टू थिंक अबाउट द बिगिनिंग। आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वी हैव टू थिंक अबाउट द बिगिनिंग, और वो बिगिनिंग शुरुआत हो गया वो शुरुआत 13 दिसंबर 1946 में वो शुरुआत हो चुका है, और पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नींव रखा गया। और वो नींव का मतलब है पहले बताया कि भाई अल्टीमेटली हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला, एंड जो ऑब्जेक्टिव होगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और हम उसको इधर उधर कभी भी उसके अगेंस्ट, उसके अलावा कुछ और नहीं सोचना, और पूरा जो हमारा प्रिंसिपल होगा तो अगेन वो उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे होने वाला। एंड इसीलिए हम उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आज हम किस नाम से जानते हैं, प्रेम्बल के नाम से जानते हैं, प्रेम्बल। और ये जो आपका अगेन ये जो मैटर प्रेजेंट हुआ, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बोला, ये हमारा अगेन प्रेम्बल का मेन एसेंशियल पार्ट जो बिगिनिंग है वो होना चाहिए। बेटा वो क्या हुआ, यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया। अच्छा, यूनानिमसली का मतलब है कि व्हेन ऑल द members given their consent, तो एक भी पर्सन वहां पे डिसएग्री नहीं हुआ, एक भी पर्सन डिसएग्री नहीं हुआ, सब के सब क्या हो गए, एग्री हो गए, सब के सब एग्री हो गए। किसी ने भी ये नहीं बताया कि नहीं ये गलत है, नहीं, तो उसको बोलते हैं यूनानिमसली। आज यदि पूछा जाए, कोई भी पूछते आपसे कि सर जब हम लोग टर्म यूनानिमस की बात करते हैं इसका मतलब क्या है, इट्स 100% कंसेंट, इन सिंपल वर्ड इट्स 100% कंसेंट। तो 22 जैन 1947 पे जो ऑब्जेक्टिव जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर को, उस पे अगेन सब एग्री हो गए एंड बोला बिल्कुल सही है, हम लोगों का प्रेम्बल यही होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पर्पस जो है वो यही पर्पस है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो अब एडॉप्शन सबसे पहले, अब ये डेट याद रखना है, भूलना नहीं, बिल्कुल भी भूलना नहीं, गलती से भी नहीं बेटा। तो अब हमें ये वाला डेट याद रखना है कि सर जो ऑब्जेक्टिव, जो पर्पस है, जो प्रेम्बल है वो कब एक्सेप्ट किया गया और कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो मतलब 100%। कब, 22 ऑफ जैन। उसके बाद हमारा फ्लैग कैसा हो, नेशनल फ्लैग ट्राई कलर विद सर्कल, अगेन विद यू कैन से द साइन ओवर देयर, जिसको अशोक स्तंभ के नाम से हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ऐसे कई सारे जो चक्र होता है, चक्र बोलते हैं, सर्कल। तो अगेन वो 22 ऑफ जुलाई 19। अब डेट याद रखना है बेटा, ये डेट याद रखना है, भूलना मत। ये डेट जो मैं पढ़ा रहा हूं अगेन इट्स अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब यहां पे क्या आ गया, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करने की बात। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत सारे अगेन क्या होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं जो सीधा कहेंगे चलो बेटा आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन पे और सीधा हम ये करेंगे, इतने आर्टिकल हैं, इतने शेड्यूल्स हैं, आ जाओ सीधा। नहीं, जब तक आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट के हर एक चीजों को बारीकी से डिटेल थोरोली आप नहीं समझ लेते हो तो कैसे आप उसके आगे बढ़ोगे। इसका मतलब पहले उसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ लो, तो वही बेसिक स्ट्रक्चर यही तो है बेटा। यस, तो एडॉप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट इज ऑल अबाउट द प्रेम्बल, एंड एडॉप्शन विच एक्सेप्टेंस अप्रूवल ऑफ नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट 15th of August, finally Independence Day, and India is split into two different parts, dominant of Pakistan and dominant of you can say the India. So finally India or Pakistan 15th of August 1947, you can say the division over there. तो दो पार्ट में 15th of August को बट गया, स्प्लिट हो गया, और 15th of August को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे। यू नो वेरी वेल, सबको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। देन उसके बाद 29th of August 1947, ध्यान से कुछ रेलेवेंट पार्ट।
द ड्राफ्टिंग कमिटी अपॉइंटेड विद, तो इसका मतलब है एक कमिटी। अभी तक हम बात कर रहे थे किसके रिगार्डिंग? असेंबली। अभी तक हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। तो अब यहां पे एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाया गया, किस पर्पस के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। भाई अभी ये तो हो गया ना भाई, ये असेंबली है और यही क्या करने वाली है? अलग अलग चीजों को अप्रूव करने वाली, वो अलग अलग चीजों को अप्रूव। तो इसका मतलब है, आपको फ्रैंकली मैं बताऊं एक तरह से क्या, हमने एक असेंबली बनाई और हमने ये डिसाइड किया भाई हमारा अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा होगा। हमने डिसाइड किया कि सर अगेन हमारा नेशनल फ्लैग क्या होगा, हमारा अगेन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे हम उसका अगेन प्रीएम्बल क्या होने वाला है। तो वो रखा गया, वो नींव रखा गया। लेकिन बात आता है अब उसको पूरा ड्राफ्ट करने का। नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि सर अब हमें पूरा वो क्या करना पड़ेगा, ड्राफ्ट भी तो करना है। तो ड्राफ्ट करने के लिए अगेन वी नीड टू अगेन अपॉइंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन ओवर देयर। तो अगेन मुझे एक कमिटी बनानी पड़ेगी, एंड कमिटी इज नथिंग एल्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन। तो डॉक्टर अगेन यहां पे ड्राफ्ट कमिटी, जो ड्राफ्टिंग कमिटी बनाया गया उसमें उस कमिटी का चेयरपर्सन है। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमेशा यदि किसी का नाम आता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम आता है, क्योंकि ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। एंड दैट्स व्हाई ऑलवेज वी हैव अ नेम ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑलवेज वी हैव अ नेम, एंड जो हमेशा पूरी लाइफ तक हमेशा क्या रहेगा, वो याद रहेगा, वो एज इट इज रहने वाला है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ही वॉज द अगेन चेयरपर्सन ऑफ द यूके द वॉट ड्राफ्ट कमिटी। आज हम लोग चेयरपर्सन की बात करते हैं तो चेयरमैन वर्ड यूज होता था, बट अभी हम लोग बहुत सारे लॉस पढ़ते हैं जहां पे आपको चेयर पर्सन नहीं, आगे चेयर मेंबर नहीं, चेयरपर्सन दिखेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो ड्राफ्टिंग कमिटी में एक आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए चेयरपर्सन। उसके बाद छह और मेंबर को अपॉइंट किया गया कमिटी, वर अगेन मुंशी मोहम्मद सदुल्ला अलादी, अगेन कृष्ण स्वामी अय्यर एंड गोपालन स्वामी अयनगर, देन खेतान एंड मित्तल। तो छह लोग और अपॉइंट किए गए, ये छह लोग और अपॉइंट किए गए। यस, यू कैन सी द सिक्स पर्सन ओवर देयर। यस, तो दीज आर द फाइव। तो एक आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये छह लोग किस पर्पस के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। देन उसके बाद आगे 16th of July 1948 along with yes Harendra Kumar Mukherjee and V.T. Krishnamachari was also elected as second vice president of Constitutional Assembly. Again, उसके बाद नेक्स्ट अगेन रिटेन, इसको रिटेन करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको सिर्फ याद रखना है, पढ़ना है, मतलब बेसिकली सिर्फ रीड आउट। यस, 26th of November, यस ये याद रखना है, 26 नवंबर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पास्ड एंड एडॉप्टेड बाय द असेंबली। तो जो ड्राफ्टिंग की गई, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरा ड्राफ्ट किया, तो उसको फाइनली 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, पास हो गया, अप्रूव हो गया। और वो कहां पे अप्रूव किया गया? अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। और फाइनली उसके बाद उसको क्या किया गया? अगेन उसको एक्सेप्ट करके, साइन करके लागू कर दिया अगेन। तो 24 जैन 1950 को अब उस पर क्या किया गया? अगेन लास्ट मीटिंग वॉज कंडक्टेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी 26 को हो गया, लेकिन लास्ट में मीटिंग हुआ जहां पे साइन किया गया और उसको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स आपके होने वाले हैं, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स। लेकिन ये बिगिनिंग की मैं बात कर रहा हूं, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया एट दैट टाइम, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं। तो प्लीज टू अंडरस्टैंड, आज के पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे बनाया। और 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन क्या होगा? केम इनटू फोर्स। मतलब ये हम लोग बात करते हैं डे ऑन एंड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
came into effect और बोले एग्जिस्टेंस। तो 26 ऑफ जैन 1950 में फाइनली क्या हुआ, उसको इफेक्टिव कर दिया। पूरे 2 साल 11 महीने 18 डेज अप्रोक्सीमेटली, तभी तो हम क्या बात करते हैं 3 इयर्स। टोटल पैसा जो खर्च हुआ 6.4 मिलियन ये लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। सर पैसा, अरे क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, इतने लोग काम कर रहे हैं तो एक चीज पे काम कर रहे हो। अगेन आप इमेजिन करो टाइम पूरा डिवोट किया, आपका पूरा दिया जा रहा है, तो जब ये सारी चीजें, तो एक्सपेंस भी तो होगा, एक्सपेंस भी तो होगा, एक्सपेंस भी तो होगा डेफिनेटली 100%। नंबर ऑफ मीटिंग हम कंडक्ट करवा रहे हैं, एंड यू नो वेरी वेल 11 सेशंस की बात करते हैं, तो इतना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो जब इतना टाइम लगा तो डेफिनेटली हम कुछ एक्सपेंस की तो बात करेंगे, तो एक्सपेंस की बात। अब नेक्स्ट पार्ट, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने पीछे पढ़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन सबकी बात की हमने, तो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। क्या अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, यस कॉन्सेंट्रेट अगेन, श्री बेनेगल नरसिंह राव, a civil servant who became the first Indian judge। याद रखना ये नेम, बेनेगल नरसिंह राव, फर्स्ट जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। याद रखना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, he was the first, you can say the word again justice over there, international court of justice, first Indian judge, beg your pardon, it's the first Indian judge। कहां पे, ICJ इंडियन। अच्छा आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी बहुत नाम आता है, क्योंकि रीजन बिंग पाकिस्तान में एक पर्सन जो इंडियन है बेसिकली वहां पे उन्होंने क्या कर रखा है, उनको अरेस्ट कर रखा है, कुलभूषण जाधव। तो उसके लिए अगेन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगेन केस हुआ, और वहां पे इंडिया से हरीश साल्वे उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो जो फर्स्ट इंडियन अगेन जज, इंडियन जज की बात करते हैं, यस। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं वहां पे बनने की बात, जो बना तो वो कौन, अगेन बेनेगल नरसिंह राव, and civil servant, he was a civil servant, next, and was a president of United Nation Security Council। तो अब इसका मतलब है एक तो ये इंडियन जज ऑफ अगेन ICJ, एंड देन अगेन ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ, यू कैन से द यूनाइटेड नेशन। कब अपॉइंट किया गया, अपॉइंटेड एज असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो इसका मतलब है इनको 1946 में क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एडवाइजर बनाया गया। Responsible for Constitution General Structure, Rao prepared its initial draft। Initially इन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का in Feb 1948। अब वो ड्राफ्टिंग की बात करते हैं। Thereafter again BN Rao, which means Benegal Narsingh Rao, again consisted of 243 articles। तो इसकी इनिशियली जो इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, जो ड्राफ्ट तैयार किया था, जो जनरल स्ट्रक्चर बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें 243 आर्टिकल्स, 13 शेड्यूल, जो अगेन बाद में कितना बन गया 395, और 8 शेड्यूल में क्या किया गया, सब डिबेट एंड डिस्कशन करने के बाद उसको डिवाइड किया। तो इसका मतलब है ड्राफ्टिंग की बात की जाए तो ड्राफ्टिंग इन्होंने ड्राफ्ट किया पूरा वो कॉन्स्टिट्यूशन 1948 में, वो बेसिक स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक जनरल स्ट्रक्चर होना चाहिए। यस तो मैं भी आप लोगों को आगे का अगेन टॉपिक पढ़ाने से पहले वो पूरे स्ट्रक्चर में तैयार कर रहा हूं। तो ये बस सोचना यहां पे सर हम लोग अलग अलग पर्संस के नाम पढ़ रहे हैं, नहीं। बिफोर गोइंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक एटलीस्ट वी शुड हैव सम आइडिया अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, एंड दिस ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एस्पेक्ट। यस 243 आर्टिकल्स एंड 13 शेड्यूल, एंड विच वाज अगेन सब्सिक्वेंटली बिकम 395, और वो जब हम बात करते हैं 26 ऑफ जैन। यस At again 14th August, the assembly, again meeting of the assembly, so committee were proposed, and the raw draft was considered and debated, and again 80 persons over there। तो again 8%, beg your pardon, 8 persons की बात करते। तो इनिशियली हमने पढ़ा था ना 7 की बात कर रहे थे, वहां पे 6 वो लोग मेंबर थे, और अगेन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यू नो वेरी वेल। तो हम किसकी बात करते हैं, ड्राफ्ट कमेटी, और ड्राफ्ट कमेटी अभी मैंने पढ़ा है 6 लोगों को। तो अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे अगेन कितने लोग की बात करते हैं अगेन, तो वो 6 मेंबर थे, अगेन टोटल कितना हो गया 8 की बात। वी हैव 8,
तो अभी 8 मेंबर को आपको ध्यान रखना है, ड्राफ्टिंग कमेटी हम मेंबर्स की बात करते हैं तो वी हैव 8 मेंबर्स। यस, तो उन्होंने क्या किया, फाइनली उसको अमेंड किया, उसको कंसिडर किया, उसके बाद देन देयर आफ्टर यस रिवाइज किया गया उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एंड प्रिपेयर किया गया कमेटी के थ्रू और असेंबली को सबमिट किया गया 4 नवंबर। तो इसका मतलब है ड्राफ्ट किसने किया, बी एंड राव ने, उसको प्रेजेंट कहां पे किया गया, अगेन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे 243, अभी हमने डिस्कस किया, यू कैन सी। एंड उसके बाद अगेन कहां पे प्रेजेंट किया गया, कमिटी, जो ड्राफ्ट कमिटी था वहां पे, और ड्राफ्ट कमिटी में फाइनली क्या किया गया, अगेन उसको कंसीडर करके उसको रिवाइज किया गया, अमेंड किया गया। तो डिबेट एंड डिस्कस सब कुछ करने के बाद फाइनली उसको रिवाइज करके 395 आर्टिकल्स वी हैव, अगेन नंबर ऑफ शेड्यूल्स वी हैव, अ नंबर ऑफ पार्ट्स, एंड वो प्रेजेंट किया गया 4 नवंबर 1947 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, अब ध्यान रखना कितने अमेंडमेंट्स हुए, यू जस्ट इमेजिन कितने अमेंडमेंट्स। यस, डिबेट डिस्कशन एंड अगेन डिस्पोज ऑफ 2473 अमेंडमेंट्स आउट ऑफ टोटल 635। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो डिबेट डेलिबरेटिंग की बात करते हैं, जो डेलिबरेशन डिबेट डिस्कशन चल रहा है, असेंबली ने फाइनली डिस्कस किया और मैटर को डिस्पोज ऑफ करना, मतलब डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ एंड फाइनली डिसाइड कर लिया गया कितने अमेंडमेंट, 7635 में से 2473 अमेंडमेंट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया। और उसके बाद फाइनली हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, अडॉप्ट करने की बात करते हैं। और इन सभी प्रोसेस में 11 सेशंस लगे, जो पहले पढ़ा 165 डेज, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, यस। और कितने लोगों ने साइन किया, अब ये साइनिंग वाला पार्ट यू जस्ट ट्राई टू रिटेन, 284 मेंबर्स ने साइन की एंड दे वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उन्होंने साइन। और हम उस पर्टिकुलर डे को बोलते हैं नेशनल लॉ डे, द डे इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, एंड विच डे 26 नवंबर 1946। सो इसको यहां पे फाइनली कंसिडर करते हैं, यस। एंड ये सब कुछ अगेन आइडिया, सबके पीछे किसका नाम आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, यस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन, जब हम ड्राफ्टिंग की बात करते हैं। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनाया गया फाइनली, जो अब कंसिडर हो गया, वो हमने पढ़ा 24 जनवरी, उसको अगेन अलग अलग कॉपीज में पब्लिश किया गया। नंबर वन मैं उन सभी कॉपीज की बात करता हूं, हिंदी एंड इंग्लिश, और ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था बेटा, एंड विद ईच पेज डेकोरेटेड बाय अगेन आर्टिस्टिक वर्क होता है ना, वो पूरा एक एक पेज आप देखोगे ना, कभी गूगल पे सर्च करोगे, अगेन मैं दिखा दूंगा, देखना वो आर्टिस्टिक वर्क आपको दिखेगा, आई विल शो यू, दिखाऊंगा जब मैं स्टार्ट करूंगा, अगेन वो भी दिखाने वाला हूं, ध्यान रखो। और उसमें क्या, अगेन अलग अलग जो आर्टिस्ट है, अलग अलग जो आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, वो सारे नीचे लिखा हुआ, और किसने किसने किया उसके रिगार्डिंग रखा, वो सारी चीजें यहां पे की गई हैं। तो अगेन इसके रिगार्डिंग इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको कंसिडर नहीं करना है, इसको अगेन यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कितना पैसा खर्च हुआ, यस वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, यू जस्ट इग्नोर इट। तो हमारे लिए यहां तक, तो इसका मतलब अलग अलग आर्टिस्टिक वर्क की बात करते, तो पूरा उस तरीके से बना हुआ है, हैंड रिटन था, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यू जस्ट इमेजिन, यस यू जस्ट इमेजिन। तो अब सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने डिस्कस किया, भाई अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, किस तरीके से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एंड वो अलग अलग देश क्या थे उसके रिगार्डिंग हमने बात। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखो एक बात याद रखना है, जब अलग अलग कंट्रीज में लॉ बनाते हैं कोई भी, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं फॉर अ टाइम में, तो जो अदर कंट्रीज हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम क्या करते हैं उसमें से कुछ पॉइंट्स को हम अडॉप्ट करते हैं। तो वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारे लिए सुटेबल था, जो हमारे लिए अगेन बेनिफिशियल था, जो हमें लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, तो हमने क्या किया, उन सभी पॉइंट्स को वहां से अडॉप्ट किया। तो वो पहली बात, वो कौन कौन से कंट्रीज हैं उसमें से कुछ के नाम आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, जिसकी रिगार्डिंग एडॉप्शन की बात करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा यूके, यूनाइटेड किंगडम। हमने वहां से कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप उठाया, इंडिया में भी आप कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। देन हमने क्या उठाया,
लेजिस्लेटिव स्पीकर की बात करते हैं, उनके रोल की बात करते हैं। तो लेजिस्लेटिव स्पीकर की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं ना अभी एट प्रेजेंट ओम बिरला की बात करते हैं, यदि मैं बात करूं तो पार्लियामेंट के लिए हम स्पीकर की बात करते हैं, उनका क्या रोल होने वाला है। तो दैट्स व्हाई वी हैव अ टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव स्पीकर। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से लिया। फिर बात आती है जो मेन पॉइंट है उस पर की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, वो हमने यूएस अगेन फेडरल स्ट्रक्चर ध्यान रखना, इट्स नॉट ए यूनिटरी इट्स ए फेडरल, पढ़ेंगे आगे जाके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल एंड यूनिटरी फीचर दोनों आते हैं, यस। उसके बाद जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेपरेट पावर की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ द पावर, जुडिशरी पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो इसलिए इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है बेटा। एंड सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ ईच एंड एवरी अथॉरिटी। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ ऑफ अगेन आर्म फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स, और अगेन हम यदि बात करते हैं नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, अगेन अगेन आर्मी हो गया, तो कमांडेंट मतलब उनका जो चीफ है, कमांडर इन चीफ, वो हमेशा क्या होता है, प्रेसिडेंट। तो हिंदी में बोलते हैं तीनों सेनाओं का कंट्रोल किसके हाथ में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ। उसके बाद एक बड़ा रेलेवेंट पार्ट जो हम आर्टिकल नंबर 14 में पढ़ेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। तो ये कहां से कॉपी किया गया, अगेन यूएस से। आयरलैंड, अब वहां से हमने डीपी की बात की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां से आयरलैंड से कॉपी किया। ऑस्ट्रेलिया क्या कॉपी किया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन द स्टेट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन द फ्रीडम ऑफ बिजनेस आस्पेक्ट, यस। तो वी हैव टू प्रोवाइड द अगेन फ्रीडम टू द स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस। कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ेंगे, 3 लिस्ट की बात करते हैं, 3 लिस्ट की बात करते हैं। वी हैव अ 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई डेफिनेटली डिस्कस, इस पे मैं फ्लो चार्ट भी बनाऊंगा, इस पे फ्लो चार्ट आएगा, क्योंकि ये कुछ बातें हैं जो अगेन हमें क्या करना है, आगे बढ़ने से पहले हमें सीखना है, तो वो भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, देन कॉन्करेंट लिस्ट। प्रिएम्बल का टर्म जो टर्मिनोलॉजी वो कैसा होना चाहिए, तो वो हमने कहां से कॉपी किया, ऑस्ट्रेलिया से। जो पढ़ेंगे ना वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरेन, तो उसका जो टर्मिनोलॉजी होगा वो कहां से होगा, फ्रांस। उसके बाद हमने वहां से क्या, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, कॉमन ब्रदरहुड, ये हमने अगेन प्रिएम्बल जब देखेंगे तो वो वहां पे दिखेगा। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रिएम्बल की जो टर्मिनोलॉजी वो कॉपी किया हमने, एंड फ्रांस से हमने क्या लिया, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, कॉमन ब्रदरहुड। कनाडा, जिसको हम कनाडा बोलते हैं, इट्स कनाडा। तो डिस्ट्रीब्यूशन पावर किसके बीच में बेटा, सेंट्रल और स्टेट, यस। फेडरल एस्पेक्ट की बात करते हैं, वी हैव अ डुअल गवर्नमेंट, एंड जब हम डुअल गवर्नमेंट की बात करते हैं देन डेफिनेटली डिवीजन ऑफ द पावर विल डेफिनेटली बी देयर, देन डिवीजन ऑफ द पावर विल डेफिनेटली बी देयर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हम किसी नए एस्पेक्ट की बात करते हैं तो यह बोला गया कि उस नए एस्पेक्ट पे जो पावर होगा हमेशा सेंट्रल पे रहेगा। तो इसका मतलब पावर तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसीलिए तो मैं बात करूंगा अगेन लिस्ट की। लेकिन यहां पे एक बात बोली गई कि जब हम रेसिडुअल पावर की बात करेंगे, मतलब वो पावर जो पहले से कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, तो कुछ भी ऐसा हमें नया पावर दिखता है तो हमेशा वो किसके हाथ में रहेगा, इट्स ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ होम, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट, सोवियत यूनियन, ड्यूटीज, तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया, सोवियत यूनियन। तो आर्टिकल 51 कैपिटल ए, दैट इज ऑल अबाउट द यूके द व्हाट, सोवियत यूनियन। तो वहां से हमने ड्यूटीज को लिया। तो फाइनली आज हमारे पास, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि 395 देन 22 पार्ट्स। हाँ, ये आपको दिख रहा है कि 1,45,000, यस। तो अगेन सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न सबसे बड़ा, बट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें वो, और अदरवाइज पहला जो है बेटा आफ्टर व्हाट, अल्बामा, अलाबामा, अलाबामा, इट्स अलाबामा। तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले जो एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इन फोर्स, जिसको हम समहाउ कहने की क्या करते हैं, उसको अगेन एक्टिवली हम फॉलो करते हैं, कंसिडर करते हैं उसकी बात। तो आज के टाइम पीरियड में एट प्रेजेंट सिनेरियो, हाँ कुछ यदि चेंज होते हैं एग्जाम से पहले पहले कुछ भी, तो आई डेफिनेटली अपडेट, बट राइट नाउ 448 आर्टिकल्स, वी हैव 225 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स ओवर देयर एंड 5 अपेंडिसेस, ये रखा गया, ये रखा गया। और लेटेस्ट आपका 103
अगेन कॉन्स्टिट्यूशन को 103 टाइम्स अमेंड किया गया, और आगे जो भी अमेंडमेंट्स उसकी बात करूंगा, ये तब तक की मैं बात करूं 2019 तक, तब तक के लिए, क्योंकि रीजन बीइंग आईसीएसआई का जो मॉड्यूल है उसमें यहां तक का प्रोविजन, तो जैसे ही वो अपडेट होगा, जैसे ही वो अपडेट वाला सेगमेंट होगा, अगेन आई कन्वे, बट राइट नो यदि हम बात करते हैं तो एज पर द मॉड्यूल एज प्रोवाइडेड बाय द आईसीएसआई, जो आपको आईसीएसआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली वहां तक की यदि मैं बात करूं तो ये है। तो हम लोगों का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से फ्रेम किया गया, कितने पैसे खर्च रहे, कितने लोग थे असेंबली में, किसको क्या क्या अगेन पोजीशन दिया गया, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे, कहां से क्या क्या टर्म्स हमने क्या क्या कॉपी किया, कौन कौन से बेसिकली कंट्री से हमने क्या क्या टर्म्स हमने कंसिडर किए, तो ये हमने आज के लेक्चर में हमने खत्म किया। तो आज के लेक्चर में मैंने कुछ भी चीजें पढ़ाई नहीं, सिर्फ मैंने आपको ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का अगेन बिगिनिंग के बारे में मैंने बात किया, क्योंकि रेस्ट ऑफ द पार्ट पढ़ने से पहले आपको ये बात तो पता होना चाहिए। सबसे पहले इस चीज की मैं बात करूं, ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि रीजन में यही तो आगे आके काम आएगा, क्योंकि आगे रेस्ट ऑफ द पार्ट तो फिर हम इसी के बेसिस पे तो चीजें कैरी ऑन करने वाले हैं। लेकिन अब एक बात हो, तो डायरेक्टली हम कॉन्स्टिट्यूशन पे सीधा हम आर्टिकल्स पढ़ाना शुरू करें, तो एटलीस्ट उससे पहले ये तो पता हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। बहुत कम लोगों को इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज होता है बेटा, बहुत कम। अब ऑब्वियस है जो प्रोफेशनल्स हैं तो दे नो वेरी वेल, तो उनको तो डेफिनेटली ये चीजें पढ़ना होता है, और ये चीजें हम कहीं ना कहीं देखें तो समझ में आता है। लेकिन डे टू डे लाइफ में आम आदमी, हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां पे हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, बट बड़ा एक ड्रॉबैक ये है कि हमें अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता नहीं, दिस अ ड्रॉबैक। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता करने का मतलब है उसका हर एक एक एस्पेक्ट, उसका बिगिनिंग, वो कैसे बना, वो सब कुछ पता होना चाहिए। तो फाइनली आज का लेक्चर यहां पे खत्म होता है, और आज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगेन नेक्स्ट में आगे मैं डिस्कस करूंगा पहले शेड्यूल के रिगार्डिंग एक टर्म जो हम बात करते हैं अभी, डिवीजन ऑफ द पावर, तो पहले मैं उसके रिगार्डिंग और कुछ और अगेन स्पेसिफिक टर्म्स की मैं बात करूंगा, एंड फिर उसके आगे हम लोग क्या करने वाले, मूव करेंगे कि लॉ बनता कैसे, वो सारी चीजें, तो वो सारी कुछ बातें पहले मैं अगेन में डिस्कस करूंगा। ऑल्दो वो नेक्स्ट लेवल पे जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे, बट अगेन यहाँ पे फिर भी अगेन मैं क्या करूंगा उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दूंगा, एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, देन वी हैव अ टर्म ऑफ द वर्ड आर्टिकल्स एंड रेस्ट ऑफ द प्रोविजन। तो अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी बच्चे जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज 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 कर लेना, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5:30 क्लास ये अगेन आपको रेगुलर मिलेगा, एंड आई डोंट वांट कि कोई भी बच्चे इसको मिस करे, क्योंकि आई हैव टेकन द इनिशिएटिव फॉर सीएसईटी, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल की चीजें कर रहा था, बट मुझे लगा अगेन यहाँ पे भी, क्योंकि बेसिक पार्ट जब लॉ का यहाँ से आ रहा है तो क्यों नहीं यहाँ पे भी चीजें डिस्कस किया जाए। तो सीएस के लिए ये सीएसईटी का अगेन के लिए मेरा यहाँ पे इनिशिएटिव, एंड आई होप, मैं उम्मीद करता हूं तो आप सब इसको कैरी ऑन करोगे, एंड जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा, नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करो, एंड डेफिनेटली आपको पीडीएफ मिलेगा। अगेन जो भी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा उन सबका बेनिफिट मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।